सुप्रभातम। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं च। अद्य वयं हल संधि विषये पठिष्यामः। हल संधि यानी कि व्यंजन संधि, ह से लेकर के ल तक इनको कहते हैं हल। जिसके अंत में स्वर नहीं हो, जैसे ये त है, ये हल व्यंजन है। तो ह य वर्ट यमण गण नम झबय गणदश जब गणदश खप चट चटतव कपय ससर हल, ये ह से लेकर के ल तक ये व्यंजन है। पहला सूत्र है चरतो संधि। सूत्र है झल्लाम चरह स्यु खरी परे, यानी कि झल्लों का यानी पद के अंत में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो तो उनको अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। बाद में खर हो तो खर यानी कि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और स हो तो, जैसे झल, झ से लेकर के ल तक इनको कहते हैं झल। यदि ये पद के अंत में हो और उनके बाद चर हो यानी वर्ग का प्रथम खर हो तो उसको वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। तो चर, च से लेकर के र तक इनको चर कहते हैं। तो झल्लों का चर होता है यानी कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो तो उसको अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। बाद में खर यानी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या स हो तो, जैसे उत धन कर्ष, ये उत व्यंजन है, प्रथम अक्षर है। यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कोई भी वर्ण हो सकता है, परंतु आगे ध्यान दीजिए यहाँ वर्ग का प्रथम अक्षर है। इस वर्ण के कारण इस त को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया। तो इस प्रकार ये उत्कर्ष सिद्ध हुआ। उसी प्रकार उत प्लस स्थान, यहाँ वर्ग का दूसरा वर्ण है तो यहाँ पर उत्थान रूप सिद्ध हो गया। उसी प्रकार ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद स हो यानी वर्ग का पहला दूसरा और स हो तो यहाँ स का उदाहरण है सत्संग। तो यहाँ त को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर ही रहा, इसको चर होता है यानी च यानी वर्ग का प्रथम अक्षर। दूसरा है झल्लाम जसो अंते। झल यानी कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा अक्षर हो तो उनको अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जगत प्लस ईश, यानी जो झल है वो पद के अंत में होना चाहिए। पद किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम पद कहते हैं। जैसे एक जगत एक शब्द पद है, इस पद के अंत में झल है यानी व्यंजन है, उसको अपने वर्ग का तीसरा वर्ण यानी त थ द, तो द हो गया जगदीश। उसी प्रकार दिक धन गज दिग्गज, क को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया दिग्गज। अप धन ज यानी कि आगे ये पद के अंत में होने पर इसको अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। तृतीय भेद है अनुनासिक व्यंजन के पश्चात अनुनासिक वर्ण यानी पंचम वर्ण हो तो व्यंजन को अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे जगत, ये त हलंत है, इसके बाद में ये अनुनासिक वर्ण यानी वर्ग का पंचम वर्ण होने के कारण इसके कारण इस त को अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो गया तो जगन्नाथ सिद्ध हुआ। उसी प्रकार वाक, आगे अनुनासिक वर्ण होने के कारण इस क को अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो गया वांगमयम। उत प्लस नति उन्नति, इस प्रकार ये तृतीय भेद सिद्ध हुआ। सरल भाषा में कहते हैं तो देखिए ये व्यंजन है तो 1 3 5 वर्ग का पहला अक्षर तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है। यानी कि व्यंजन के बाद में त क च ट तो कोई भी अक्षर हो उसके बाद में देखना यहाँ पे पहला दूसरा स हो, इनको देखना। और यहाँ इनका नेता कौन है? सबसे पहला अक्षर, आगे कौन सा है? तीसरा वर्ण पहला अक्षर है तो यहाँ अपने वर्ग का इसको प्रथम अक्षर हो जाएगा। जैसे उत प्लस कल उत्कल, षट प्लस कोण षटकोण, ट का ट रहा। तो देखिए यहाँ नेता कौन है? पहला अक्षर। यहाँ देखिए ये व्यंजन है
व्यंजन के बाद में तीसरा चौथा अक्षर यर लव ह आ गया, और स्वर सभी स्वर हो तो उस व्यंजन को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी त के स्थान पर द हो जाएगा, क के स्थान पर ग हो जाएगा, च के स्थान पर ज हो जाएगा, ट के स्थान पर ड हो जाएगा, और प के स्थान पर ब हो जाएगा। ये षट यहाँ दर्शन, इसलिए द आ गया, इसलिए इसको षट दर्शन हो गया। आगे देखिए, ये व्यंजन के बाद में अगर पांचवा वर्ण हो तो इसको कुछ नहीं होगा, यहाँ जो वर्ण है उसको अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। ये षट प्लस नवति षण्णवति, इस प्रकार ये सिद्ध हुई। अगली है तोरली संधि, यानी त वर्ग के बाद में यदि ल हो तो त के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। जैसे उत प्लस लेख उल्लेख, तत् प्लस लीन तल्लीन। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग, ये इन दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। सूत्र है विसर्जनी यस्य स खरी परे। ये क्वेश्चन में लिया है कि हम इस खरी परे को दूसरे सूत्र से लिया है। ये सूत्र इतना ही है, विसर्जनी यस्य स, विसर्ग का स होता है। खर प्रत्याहार यानी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। जैसे रामः तिष्ठति, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर है तो इस विसर्ग को स हो गया। रामः तिष्ठति, हरिः चलति हरिश्च चलति। अब देखिए बालकः पठति, यहाँ विसर्ग ही रहेगा क और प को, यानी बाद में क वर्ग हो या प वर्ग हो तो उनके अधिकांश स्थान पर यहाँ विसर्ग ही रहता है। बालकः पठति, बालकः क्रीडति, इस प्रकार ये शुद्ध होता है। ये है उत संधि, यानी कि अतोरोर प्लुतात् प्लुते। ये कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो तो विसर्ग को उ हो जाएगा। रामः उ और अस्ति। फिर ये इसलिए बनने पर म के अंतर्गत जो अ है और उ दोनों को गुण संधि हो जाएगा, तो रामो अस्ति। फिर पदांत ए या पदांत ओ के बाद यदि अ हो तो अ को पूर्व वर्ण हो जाएगा, यानी पूर्व वर्ण मिल जाएगा, इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। तो यहाँ हो जाएगा रामोस्ति। इस प्रकार इस संधि में तीन संधियां काम करती है, उत्त संधि, गुण संधि और पूर्व संधि। पूर्व वहाँ होती है पद के अंत में ए हो या पद के अंत में ओ हो। यहाँ ओ आ गया, इसके बाद में अ हो तो अ पूर्व के वर्ण में मिल जाता है और अ को अवग्रह के रूप में हम दिखाते हैं। तो रामोस्ति, रामः विसर्ग उ हो गया, विसर्जनीय अतोरोर प्लुतात् प्लुते, यानी कि ह्रस्व अ से परे विसर्ग को उ होता है, बाद में अप्लुत अ हो तो, यानी रामः इधर भी अ इधर भी अ, तो अप्लुत अ होने के कारण इस विसर्ग को उ हो गया। राम उ अस्ति। फिर दूसरे गुण संधि हो गई रामोस्ति और पूर्व रूप संधि हो गई। दूसरा सूत्र है हसी च ह्रस्व अ से परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में हस यानी कि ह से लेकर के और यहाँ त तक, यानी ये हस वर्ण हो, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यरलव ह ये वर्ण हो तो विसर्ग को उ हो जाएगा। राम तीसरा अक्षर भी हो सकता है, चौथा पांचवा यरलव ह, ये वर्ण हो तो इनको अपने वर्ग का नहीं, इसको विसर्ग को उ हो जाएगा। जैसे मनः, हरः, मन उ हरः, मनोहर। यशः दा,
यशोदा, सरह, ज सरोजः। इस प्रकार ये उत्तु संधि हो गई। उत्तु संधि में विसर्ग के दोनों तरफ अ होना आवश्यक है और इसमें हसी च सूत्र में पहले अ हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यर लव ह वर्ण हो तो उसको अपने उसको उत्तु हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। विसर्ग का र होता है, यानी कि विसर्ग से पूर्व अ आ नहीं होने चाहिए और बाद में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या स नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग का र होता है। यानी प्रभु अद्वितीय, प्रभु अद्वितीय, गुरु ब्रह्मा, यहाँ रू में ऊ है यानी अ आ नहीं है और बाद में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर भी नहीं है, स भी नहीं है, इसलिए इसको विसर्ग को र हो गया और ये ऋतु संधि हो गई।